नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के दूसरे सत्र का आयोजन 12 मई यानी कि गुरुवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका उपयोग कर आप इस लाइव प्रसारण को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य देवता को समर्पित यह मंदिर पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में करकोटा राजवंश के ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा किया गया था। उपरोक्त कथन में जिस मंदिर के बारे में बात की जा रही है वह कौन सा मंदिर है? और यहाँ पर आपको 4 मंदिरों के नाम दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण करकोटा राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा किया गया था और यह निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस मंदिर को 14वीं शताब्दी में सिकंदर शाह मीरी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्तंड सूर्य मंदिर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। आपको ध्यान में रखना है कि यह मंदिर अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है और वैसे साइट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं वहां पर प्रार्थनाएं की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती, इसको लेकर के क्या नियम है इसके बारे में इस न्यूज में समझाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, जनसंख्याकीय लाभांश एक देश में बदलती जनसंख्या आयु संरचना के परिणाम स्वरूप होने वाली आर्थिक विकास क्षमता है। तो यहां पर बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसंख्याकीय लाभांश की। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आर्थिक विकास क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी जनसंख्या में कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ जाती है, यानी कि वैसे लोग जिनकी आयु 15 से 64 वर्ष के बीच में है, जिन्हें हम कामकाजी आबादी कहते हैं, अगर उनका हिस्सा आबादी में बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि ये लोग हमारे देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने वाले हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, जब निर्भरता अनुपात न्यूनतम और आयु पिरामिड के मध्य भाग में उभार दिखाई देता है तब ऐसा कहा जाता है कि देश जनसंख्याकीय लाभांश चरण में है। तो यहाँ पर बात हो रही है निर्भरता अनुपात यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो और आयु पिरामिड की। अगर हम डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें तो डिपेंडेंसी रेशियो 15 से 64 वर्ष की कुल जनसंख्या की तुलना में 0 से 14 वर्ष की आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। और आप सभी को पता होगा कि जब डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है इसका मतलब ये होता है कि जो काम करने वाला समूह है, यानी कि जिसका एज 15 से 64 साल के बीच में है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। और जब उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा और यह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही होता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग कामकाजी होंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में उनका योगदान बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर हम एज पिरामिड को देखें तो यहाँ पर भारत का एज पिरामिड दर्शाया गया है और आप देख सकते हैं कि भारत का जो एज पिरामिड है वह बीच में उभरा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कामकाजी समूह है हमारी जनसंख्या में उसकी आबादी ज्यादा है। तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि देश जनसंख्याकीय लाभांश के चरण में है और इसीलिए यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है।
आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, भारत में 1921 को जनसंख्याकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जनसंख्या का वह वर्ष है जब जनसंख्या की वृद्धि में अचानक वृद्धि हुई थी। आपको ध्यान में रखना है कि 1921 को जरूर हम जनसंख्याकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि जनसंख्या में कमी आया था। 1911 के मुकाबले 1921 में जो जनगणना हुआ था वहां पर भारत की जनसंख्या में कमी आई थी और इसीलिए हम इसे जनसंख्याकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जानते हैं। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है, ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर एज 30। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। और यहाँ पर एक तरफ साधन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये साधन किस श्रेणी के हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर जो पहला कथन है उसमें नाम दिया हुआ है संतूर का, जिसके सामने लिखा हुआ है टाटा वाद्य। आप सभी जानते हैं कि टाटा वाद्य ऐसे यंत्र हैं जहां पर जो ध्वनियां हैं वह तार के कंपन से उत्पन्न होती हैं और संतूर टाटा वाद्य का एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कोलालू। आप सभी जानते हैं कि जैसे बांसुरी है, मुरली है, ये सारे सुशीर वाद्य के एग्जाम्पल हैं। सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य को कहते हैं जहां पर हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वामसी, बांसुरी, मुरली ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र हैं। इसी तरीके से दक्षिण भारत में कोलालू भी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि सुशीर वाद्य का एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही तरीके से सुमेलित है। यहाँ पर तीसरा कथन है पखावज, जिसके सामने लिखा हुआ है घाना वाद्य। आप सभी को ध्यान में रखना है कि घाना वाद्य यंत्रों को मनुष्य द्वारा आविष्कार किया गया सबसे पहला वाद्य यंत्र कहा जाता है और इसके उदाहरण हैं मंजीरा, खरताल, चिमटा, जल तरंग, घाटम इत्यादि। और इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह सुमेलित नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सुमेलित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जिसका शीर्षक है, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरुस्थलीयकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यूएनसीसीडी पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मरुस्थलीयकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संबंध में, जिसे हम यूएनसीसीडी के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को दूर करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह 3 रियो सम्मेलनों में से एक है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो महत्वपूर्ण 3 रियो सम्मेलन हैं वो हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि यूएनएफसीसी, दूसरा है जैविक विविधता पर कन्वेंशन जिसे हम सीबीडी के नाम से जानते हैं, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन यानी कि यूएनसीसीडी। और इसीलिए यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, भारत ने यूएनसीसीडी पार्टियों के सम्मेलन के 2 संस्करणों की मेजबानी की है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा पहली बार सितंबर 2019 में
संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन के पार्टियों के सम्मेलन के 14वें सत्र की मेजबानी किया था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने इसके 14वें सत्र का मेजबानी किया था 2019 में, और इसके पहले भारत के द्वारा यूएनसीसीडी के किसी भी सम्मेलन का मेजबानी नहीं किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि बस एक बार ही भारत ने यूएनसीसीडी पार्टियों के सम्मेलन का मेजबानी किया है, वो भी 2019 में। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है यूएनसीसीडी एसडीजी संकेतक 15.3.1 हेतु संरक्षक एजेंसी है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो सतत विकास लक्ष्य का 15वां लक्ष्य है, जिसे हम कहते हैं भूमि पर जीवन, उसे यूएनसीसीडी के द्वारा देखा जाता है। उस पर किस तरीके से प्रगति हो रहा है उसकी यहां पर जांच की जाती है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं 15.3.1 का, तो यहां पर एसडीजी लक्ष्य का जो 15.3 लक्ष्य है वो ये है कि 2030 तक मरुस्थलीकरण को खत्म करना है, और मरुस्थलीकरण सूखे और बाढ़ से प्रभावित जो भूमि है उसे बहाल करना है। यहां पर जो पॉइंट 1 है वह यूएनसीसीडी के नियमों में जो अनुच्छेद 1 है, जहां पर डेजर्टिफिकेशन को डिफाइन किया गया है, उसको दर्शाता है, और इसीलिए संयुक्त रूप से हम इसे कहते हैं 15.3.1। यानी कि यहां पर जो चौथा कथन है वो भी सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जिसका शीर्षक है श्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन पार्टियों के 15वें सत्र सम्मेलन को संबोधित किया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी हो जाती है तो इससे क्या होगा? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी आता है तो लोगों के द्वारा भारी मात्रा में लोन लिया जाता है, और लोन लेकर के उस पैसे को अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं निवेश किया जाता है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है जिसमें यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि, वह इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्स क्वेक के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि नासा ने यह जानकारी दी है कि 4 मई को उसके इनसाइट मार्स लैंडर ने किसी अन्य ग्रह पर देखे गए अब तक के सबसे बड़े भूकंप का पता लगाया है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं मार्स की। आपको ध्यान में रखना है कि यह रोवर पहली बार नवंबर 2018 में मंगल ग्रह पर उतरा था, और तब से अब तक इसने 1313 भूकंपों का पता लगाया है, और अगस्त 2021 में जो भूकंप का पता इसने लगाया था वह अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप था। लेकिन 4 मई को जो भूकंप वहां पर आया है उसने इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अगर हम मार्स क्वेक की बात करें, आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेटों के बदलाव के कारण भूकंप आते हैं। हालांकि मंगल ग्रह के पास अपना कोई भी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, परंतु इसकी जो परत है वह एक बहुत ही बड़ा विशाल प्लेट की तरह है, और इसलिए नासा का यह कहना है कि जो मार्स क्वेक आते हैं वे इन्हीं प्लेट में तनाव के कारण होते हैं। इसका कारण रॉक फ्रैक्चर या इसकी परत में दोष हो सकता है। तो यहां पर इसकी जानकारी नासा के द्वारा दी गई है कि आखिर क्यों मार्स पर भूकंप आते हैं। अगर हम इनसाइट मिशन की बात करें तो इनसाइट मिशन मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि यह इस बात का पता लगा रहा है कि मंगल किन चीजों से बना है, इसकी सामग्री कैसे अस्थिरित है, और इससे कितनी गर्मी निकलती है। आपको ध्यान में रखना है कि यह जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 3 से 4 अरब साल पहले पृथ्वी और मंगल समान थे। वहां पर गर्मी, वहां का जो वातावरण था वह एक समान था, लेकिन आगे चल करके मंगल ने बदलना बंद कर दिया, जबकि पृथ्वी का विकास जारी रहा।
तो आखिर मंगल में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर अभी जीवन नहीं है? इस बात को समझने के लिए इन सभी की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।